So now continuing with the solutions. In the previous lecture we have solved up to question number 30. Now we start with the question number 31. Why is it necessary to use acetic acid and not sulfuric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acetate test? देखिए, जब हम लेसिन टेस्ट में सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट में Na2S बना होता है उसको हम एसिडिफाई करते हैं पहले एसिटिक एसिड के साथ और उसके बाद उसमें डालते हैं लेड एसीटेट और फाइनली बनता है लेड सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है और इससे कंफर्म होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो एसिटिक एसिड यूज़ कर रहे हैं हम एसिडिफिकेशन के लिए, इसकी जगह H2SO4 यूज़ क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो एसिड है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो आपका एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड होने की वजह से पार्शियली आयनाइज होगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, और जो आपका लेड एसीटेट है ये आयनाइज होगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 CH3CO नेगेटिव में। अब क्योंकि ये जो CH3CO नेगेटिव है ये दोनों के डिसोसिएशन से जनरेट हो रहा है तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो एसिटिक एसिड है इसकी डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगी। मतलब एसिटिक एसिड अगर पहले 5% डिसोशिएट हो रहा था अब वो 5% से भी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। सेकेंडली ये जो लेड 2 पॉजिटिव है, देखिए कैटायन दोनों के डिफरेंट हैं, एक में लेड 2 पॉजिटिव एक में H पॉजिटिव बट एनायन सेम है। तो ये लेड 2 पॉजिटिव के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये किसी दूसरे एनायन के साथ जाके कंबाइन कर जाए, बट इसकी जगह अगर आप H2SO4 को डालते हैं तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ये आयनाइज होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब यहाँ पर लेड 2 पॉजिटिव के पास सल्फेट से कंबाइन करने की ऑप्शन आ गई तो ये दोनों यहाँ पर क्या होगा, लेड 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव सल्फेट के साथ मिलके लेड सल्फेट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेड सल्फेट बन गया तो सारा का सारा लेड तो सल्फेट के साथ कंबाइन करता जाएगा, तो यहाँ पर PbS लेड सल्फाइड बनाने के लिए लेड नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि अगर आप H2SO4 डालते हो देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट। ठीक है, जबकि हमें क्या करना है, हमें लेड सल्फाइड बनाना है और ये सल्फर कौन सा होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। यहाँ पर ये जो सल्फर है लेड सल्फेट में ये किसका है, ये H2SO4 से आया है। ओके, सो दिस इज द रीज़न कि हम H2SO4 यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 32। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 69% कार्बन है, 4.8% हाइड्रोजन है और बाकी का जो बचा दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 26.2%। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। अब देखिए, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन अगर आप करेंगे तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन कितना है 69%, तो जो भी आप अमाउंट लोगे चाहे 0.2 ग्राम लें, 1 ग्राम लें, 100 ग्राम लें, उसका 69% कार्बन है। तो हम ये बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम कंपाउंड, कि 0.2 ग्राम में कितना है 69%, किसका 0.2 का, तो 0.2 इंटू 69 डिवाइड बाय 100 ग्राम्स, यह आ जाएगा आपका 0.138 ग्राम। तो कार्बन कितना है ये तो हमें पता चल गया। अब इस कार्बन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, देखिए जब कार्बन आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है
तो C+O2 गिव्स यू CO2। तो 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन गिव्स 44 ग्राम CO2। तो 0.138 ग्राम कार्बन कितनी देगा? 44 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.138 ग्राम, दैट इज 0.506 ग्राम CO2। ठीक है, तो CO2 का मास हमने यहां कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पूछ रहा है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम कंपाउंड कितना है? 4.8%। तो मतलब हुआ 0.2 इंटू 4.8 डिवाइड बाय 100 ग्राम, दैट इज 0.0096 ग्राम हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन का आप रिएक्शन देखें तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर जनरेट करता है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 18 ग्राम वाटर। तो 0.0096 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर देगा? 18 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.0096 ग्राम, दैट इज 0.0864 ग्राम H2O। ओके, तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन बेस्ड ऑन जल्दाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन। हमारे पास 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसको जल्दाल मेथड के थ्रू हम ट्रीट कर रहे हैं। अमोनिया इवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए, इस मेथड में जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है उसको किस में एब्जॉर्ब कराया गया? 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। मतलब इतना H2SO4 आपके पास पड़ा था। तो इसको देखिए, हमारे पास एक कंटेनर में ऑलरेडी जो H2SO4 पड़ा था इसमें हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो H2SO4 टेकन इनिशियली इसको यहां पे लिखते हैं। देखिए, इनिशियली कितना H2SO4 हमने लिया था? 50 ml और 0.5 मोलर। तो इसको लिख सकते हैं हम 50 इंटू 0.5, दैट इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, इतने मिलीमोल्स। तो ये कितना आ जाएगा? 25 मिलीमोल्स। तो 25 मिलीमोल्स स्टार्टिंग में आपने लिए थे। ठीक है, अब क्या होगा? NH3 एक बेस है, H2SO4 एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो कुछ H2SO4 न्यूट्रलाइज होता जाएगा। अब जब NH3 सारी की सारी हमने कंज्यूम कर ली इस रिएक्शन में, उसके बाद भी कुछ H2SO4 बच गया। तो ये जो रेजिडुअल H2SO4 था, अब इसको न्यूट्रलाइज करना है अगर, तो आपको 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं H2SO4 लेफ्ट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन बाय अमोनिया। अमोनिया के साथ न्यूट्रलाइज करने के बाद कितना बचा था? 60 ml इंटू 0.5 मोलर। ठीक है, सॉरी यहां पर इतना नहीं होगा। हाँ, 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH यूज किया गया है। अब अगर आप एक चीज को ध्यान दें कि 2 NaOH कंबाइन करते हैं, या यहां लिख लीजिए, 2 NaOH कंबाइन करते हैं एक H2SO4 के साथ। न्यूट्रलाइज रिएक्शन अगर आप देखें यहां पे, तो ये Na2SO4 प्लस 2H2O हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 मोल H2SO4 के लिए डबल मोल NaOH लगता है। मतलब
मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने लगे? 60 इंटू 0.5 दैट इज 30 मिलीमोल्स। तो 30 मिलीमोल्स NaOH के थे, तो H2SO4 के कितने यूज हुए होंगे यहां पे? देखिए NaOH हमेशा डबल है, तो अगर NaOH 2 मोल हैं तो H2SO4 का 1 लगता है। अगर NaOH के 30 मिलीमोल्स हैं तो H2SO4 के कितने होंगे? 15। तो मतलब NH3 अमोनिया के बाद जो बचा हुआ H2SO4 था जिसको NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, वो कितना था? वो था 15 मिलीमोल्स। तो मतलब 25 मिलीमोल स्टार्टिंग में आपको दिया था, लास्ट में कितना रह गया? 15। इसका मतलब हुआ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया, कि अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट किया? 10 मिलीमोल्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमें कि अमोनिया के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है? 10 मिलीमोल्स। अब देखिए, अगर अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करना है तो 2 NH3 एक H2SO4 के साथ कंबाइन करते हैं और तब बनता है NH4 ट्वाइस SO4। इसका मतलब कि अगर H2SO4 के 10 मिलीमोल कंबाइन कर रहे हैं तो अमोनिया के कितने रहे होंगे? 20। तो इसलिए मिलीमोल्स ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे? 20। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? अगर वो मिलीमोल 20 हैं तो मोल्स हो जाएंगे 20 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.020, इतने मोल्स। अब देखिए वेट ऑफ नाइट्रोजन, या आप ऐसा लिख लीजिए कि 1 मोल अमोनिया बनाने में 1 मोल नाइट्रोजन एटम लगते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन एटम यूज होता है, तो जितने मोल अमोनिया के होंगे उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम के होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? देखिए 1 मोल नाइट्रोजन का वेट होता है 14 ग्राम। नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉट N2। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स 14 ग्राम होते हैं, तो 0.02 मोल नाइट्रोजन एटम कितने होंगे? इंटू 14। ठीक है, और अगर आपको वेट परसेंटेज यहां पर निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी आ जाएगी? इसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। ओके, वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया? सॉरी, नॉट 0.2, वेट ऑफ कंपाउंड हमारे पास 0.50। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 56%। ठीक है, तो हमने इसको क्विक अगर हम रिवाइज करें तो आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अमोनिया के साथ सबसे पहले स्टार्टिंग में H2SO4 कितना था? 25 मिलीमोल्स। रिएक्ट करने के बाद फाइनली कितना बचा? 15 मिलीमोल्स। तो मतलब अमोनिया के साथ कितना यूज हुआ? 10 मिलीमोल। अमोनिया हमेशा डबल कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अगर H2SO4 के 10 मिलीमोल थे तो अमोनिया के 20 मिलीमोल्स थे, और जितने मिलीमोल अमोनिया के थे उतने ही नाइट्रोजन एटम के भी थे। ठीक है, और वेट निकालना हो तो मिलीमोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एटॉमिक वेट से। ठीक है, ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो डायरेक्टली केरियस मेथड है, तो केरियस मेथड में आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? देखिए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी होगी? वेट ऑफ AgCl 0.5740 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट ऑफ हेलोजन 35.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl जो कि 143.3 है, इनटू वेट ऑफ कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है 3780 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 37.5%। ठीक है, तो ये मेथड क्यों, किस तरह से ये फॉर्मूला आता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी
देखा हुआ है केरियस मेथड की डेरिवेशन में। ठीक है, तो आपको अगर आप डायरेक्टली, आपको डेरिवेशन एक बार आपने समझ लिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 35th क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड। अब देखिए दोबारा हमारे पास केरियस मेथड है। 0.468 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड अफोर्डेड दिस मच ऑफ बेरियम सल्फेट। मतलब सल्फर किस में कन्वर्ट हुआ? बेरियम सल्फेट में। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट वाला मेथड भी हमने किया हुआ है कि बेरियम सल्फेट के केस में कितना, क्या फॉर्मूला आता है। तो देखिए फॉर्मूले के ऊपर हम फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो बेरियम सल्फेट वाला केस था, इसमें अगर आप m ग्राम कंपाउंड लेते हैं, m1 ग्राम बेरियम सल्फेट बनता है, तो 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल सल्फर है। मतलब 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी आ जाएगी? 32 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 233 इंटू m। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे अभी। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 इंटू 0.668 की कितना बेरियम सल्फेट मिला, डिवाइड बाय 233 इंटू 0.468 इंटू 100। और ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आनी चाहिए 19.5%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपको ये चेक करनी है कि जो C2C3 बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने दो कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियसली चेक किया है। एक आपकी हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी, सेकेंडली आप नेमिंग प्रॉपर कर पाते हैं कि नहीं। अब लेफ्ट से स्टार्ट करें तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और लास्ट में ट्रिपल आ रहा है। राइट से चलेंगे तो पहले ट्रिपल आ रहा है और लास्ट में डबल आ रहा है। अब नॉर्मली बच्चा गलती कर सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे डबल के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों केस में देखिए अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 1,5 लोकेंट्स आएंगे। राइट से चलते हैं तब भी 1,5 लोकेंट्स आएंगे। तो दोनों में अगर लोकेंट सेम है तो जनरली कई बार बच्चे गलती करके कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होना चाहिए प्रायोरिटी में, वो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बट ये याद रखना है कि जब भी सेट ऑफ लोकेंट्स बराबर आ जाएं तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा। तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी, राइट से नहीं। इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5। तो C2C3 बॉन्ड कौन सा? ये है। अब देखिए ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp2 है। इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3 है। तो ये आंसर होगा sp2 sp3, सी ऑप्शन। ओके, और ये देखिए दोनों sp हैं, ये भी sp3 है, ये sp2 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, इन द लेसन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रेशियन ब्लू कलर किसकी वजह से बनता है? इट इज बिकॉज ऑफ Fe4 FeCN6 थ्राइस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। देखिए ड्रॉ कर लेते हैं हम। फर्स्ट केस में एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और आगे CH2 पॉजिटिव। सेकेंड केस में एक कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड इज CH3 CH2 पॉजिटिव और फोर्थ इज CH3 CH पॉजिटिव CH2 CH3। देखिए फर्स्ट वाला 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, इसको यहां से इंडक्टिव इफेक्ट तो मिल रहा है, डोनेशन मिल रही है, बट स्टिल 1 डिग्री है। ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 3 मिथाइल डायरेक्टली उस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
नहीं है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब इस मॉडर्न मॉलिक्यूल को देखें तो ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। हाँ, अब आप कंपैरिजन में ये बोल सकते हैं कि इस 1 डिग्री, थर्ड वन और फर्स्ट वन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इन दोनों में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं। थर्ड वाले में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही हैं, बट फर्स्ट वाले में 0 हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। बट फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट होके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। इस थर्ड वाले में रीअरेंजमेंट के बाद भी 2 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने रीअरेंजमेंट्स नहीं पढ़े होंगे शायद अभी तक, या पढ़े भी होंगे, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे अभी। तो डायरेक्टली याद रखना आपको 3 डिग्रीज कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आंसर इज सेकेंड वन। 39 बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक, इट इज़ क्रोमेटोग्राफी। सबसे एफिशिएंट, सबसे लेटेस्ट और अच्छी टेक्निक अगर सेपरेशन के लिए है तो दैट इज क्रोमेटोग्राफी। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द रिएक्शन देखिए CH3CH2I, इसके साथ हम एक्वस KOH यूज करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, OH जाके आयोडीन को बाहर निकाल रहा है, मतलब हमारा जो OH नेगेटिव है ये अटैक कर रहा है और आयोडीन बाहर निकल जा रही है। तो इसकी जगह OH लग गया और आयोडीन बाहर निकल के Ki बना दिया उसने। तो हमने क्या किया, I को रिप्लेस किया OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो OH नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, I नेगेटिव भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस कंप्लीट्स अवर चैप्टर। ओके, सो यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, और एटलीस्ट ऑर्गेनिक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि NCERT एक अच्छी बुक है, बट NCERT में ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दी है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। सो इट्स बेटर कि आप 1-2 एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करें, ठीक है। आप सोलोमन एंड फ्रायल यूज़ कर सकते हैं, आप पीटर साइक्स एडिटेड बाय BH किशन वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड बुक आपको एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक के लिए परचेज करनी ही पड़ेगी। ओके, सो एनी अदर क्वारीज और कोई भी आपका सजेशन हो या डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग कि कौन सी बुक्स हम रेफर करें, किस तरह से पढ़ाई करें, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।